3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद तीनों ही राज्यों में सीएम और दो डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर नई सरकार का गठन हुआ। तीनों ही राज्यों में सीएम पद की शपथ भी हो चुकी है। नए चेहरों को उतारकर बीजेपी ने सबको चौंकाया भी। भारतीय जनता पार्टी इस शैली का इस्तेमाल अपने सीएम चुनने में लगातार कर रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने नए चेहरों को सीएम बनाकर सभी को सरप्राइज किया। अब अगला सवाल है कि नए सीएम बनने से जो खाली हुए पुराने कद्दावर नेता हैं उनका क्या होगा, जो सीएम की रेस में सबसे आगे थे। जैसे कि राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और हालांकि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को विधानसभा स्पीकर बनाकर एडजस्ट जरूर कर दिया गया है, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान, इनका पद अब क्या होगा और क्या काम वो करेंगे। सबसे पहले उन 4 प्रमुख राज्यों की कहानी जहां पर बीजेपी ने नए चेहरों को सीएम बनाकर के सरप्राइज किया। बीजेपी ने सरप्राइज देने की शुरुआत 2014 के महाराष्ट्र इलेक्शन से की। ये वो दौर था जब बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर के चुनाव लड़ा। उद्धव ठाकरे ने चुनाव नहीं लड़ा और वादे के मुताबिक सीएम ज्यादा सीट लाने वाली बीजेपी का होना था। मुख्यमंत्री पद की रेस में पार्टी के पुराने नेता एकनाथ खड़गे और नितिन गडकरी थे। एकनाथ खड़गे को उस वक्त संतुष्ट करने के लिए उन्हें ढेर सारे मंत्रालय दिए गए, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें तरजीह देना बंद कर दिया। नतीजा, 2 साल बाद उन्होंने खुद बीजेपी छोड़ करके एनसीपी ज्वाइन कर ली। बात नितिन गडकरी की करें तो पहले से ही केंद्र में थे। बीजेपी लीडरशिप का आदेश मानना, फिलहाल सड़क परिवहन और राजमार्ग के इस वक्त वो उसकी पद पर इस वक्त मंत्री पद पर वो विराजमान है। लेकिन बात हरियाणा की करते हैं, क्योंकि ये दूसरा राज्य है जहां ऐसा ही कुछ फॉर्मूला इख्तियार किया गया। बीजेपी ने 2014 में प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर रामविलास शर्मा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। ये चुनाव महाराष्ट्र के साथ ही हुए। सीएम पद के लिए प्रोफेसर रामविलास शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु और अनिल विज का नाम चल रहा था। सब ये मानकर चल रहे थे कि जाट बहुल हरियाणा में इसी कम्युनिटी से कोई सीएम बनने वाला है, लेकिन इसके उलट बीजेपी लीडरशिप ने पंजाबी कम्युनिटी से यानी मनोहर लाल खट्टर को सीएम बनाकर सबको चौंका दिया। उस समय मनोहर लाल विधायक भी नहीं थे, लेकिन संघ का खास होने के कारण ये पद उन्हें दिया गया। वही तीनों दावेदार यानी प्रोफेसर रामविलास शर्मा, अनिल विज और कैप्टन अभिमन्यु को अहम मंत्रालय सौंप दिए गए। 2019 में जब दोबारा बीजेपी सरकार बनी तो प्रोफेसर रामविलास शर्मा और कैप्टन अभिमन्यु चुनाव हार गए। अनिल विज जीते और अभी भी वो एक ताकतवर मंत्री के रूप में हरियाणा में हैं। अब बात गुजरात की करते हैं। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनी। नरेंद्र मोदी केंद्र में प्रधानमंत्री बने और गुजरात के सीएम का पद खाली हो गया। वो जगह मंत्रिमंडल के सबसे सीनियर मिनिस्टर आनंदीबेन पटेल ने ली। आनंदीबेन को 75 साल की होने के कारण इस्तीफा देना पड़ा और नए सीएम के नामों में नितिन पटेल का नाम तेजी से दौड़ने लग गया। लेकिन नितिन पटेल को डिप्टी सीएम पद से संतोष करना पड़ा और इसके बाद विजय रूपाणी को सीएम बनाया गया। लेकिन 13 सितंबर 2021 को बीजेपी ने चौंकाते हुए भूपेंद्र भाई पटेल को सीएम बनाया, जो 5 साल पहले विधायक बने थे। अब दावेदारों की अगर बात करें तो आनंदीबेन पटेल को राज्यपाल बनाया गया। नितिन पटेल दोनों बार डिप्टी सीएम बनाए गए। पिछला चुनाव लड़ने से उन्होंने मना किया। जुलाई 2023 में राजस्थान का प्रभारी उन्हें बनाया गया। विजय रूपाणी को साल भर बाद पंजाब प्रदेश का प्रभारी बना दिया गया। तो ये तो बात हो गई पहले क्या कुछ हुआ है। अब बात कर्नाटक की करते हैं। 23 जुलाई 2021 को येदियुरप्पा की उम्र 78 साल की थी। येदियुरप्पा का इस्तीफा हुआ और लिंगायत समुदाय के बसवराज बोम्मई को सीएम बनाया गया। बीजेपी ने सर्विस से भाप लिया कि उम्र दराज होने के कारण 2 साल पहले हटाए जा चुके येदियुरप्पा के बिना 2023 मई में होने वाले जो कर्नाटक विधानसभा चुनाव है वो नहीं जीता जा सकता। साल की शुरुआत में ही बीजेपी आलाकमान ने फिर से येदियुरप्पा को तरजीह देना शुरू किया। 24 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह खुद उनके घर ब्रेकफास्ट मीटिंग करने के लिए पहुंचे। बीजेपी ने उन्हें वापस बिना पद के कमान सौंप दी। यहां तक कि टिकट वितरण भी येदियुरप्पा के अनुसार ही किया गया। बावजूद इसके बीजेपी चुनाव हार गई। बीजेपी आलाकमान ये बात समझ गया कि कर्नाटक में येदियुरप्पा के बिना जीता नहीं जा सकता है और यही कारण है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र को 12 नवंबर को कर्नाटक बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। 4 राज्यों के उदाहरण से ये समझा जा सकता है स्पष्ट तौर पर कि बीजेपी आमतौर पर जिन दिग्गजों को सीएम नहीं बनाती उनके साथ 3 तरह का सलूक होता है। क्या कुछ राज्य में ही बड़े बड़े मंत्रालय देकर के कॉन्सेप्ट उन्हें एडजस्ट करने की कोशिश होती है। संगठन का काम या फिर राज्यपाल बनाया जा सकता है और वापस मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, जैसा कि कर्नाटक में भी हमने देखा। अब बात कर लेते हैं शिवराज सिंह चौहान की, जिन्हें लेकर के फिलहाल 2 ही विकल्प नजर आ रहे हैं। पहला, केंद्र में मंत्री, दूसरा संगठन में राष्ट्र स्तर का पद, क्योंकि पार्टी कतई नहीं चाहेगी कि एमपी में ये पावर सेंटर बने और इसलिए उन्हें जल्द दिल्ली बुलाया जा सकता है। जिस तरह का अनुशासन शिवराज दिखा रहे हैं
उसे लगता है कि उन्हें पार्टी का आदेश मानना ही है। हालांकि कुछ जानकार मानते हैं कि आलाकमान शिवराज को रेस्ट भी दे सकता है, ये भी संभावनाएं हैं। अब सवाल है कि वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए आलाकमान का क्या प्लान है। आलाकमान ने वसुंधरा को सीएम तो नहीं बनाया, लेकिन अब उन्हें केंद्र में एडजस्ट कर सकता है। उन्हें कुछ महीनों बाद होने वाले लोकसभा इलेक्शन को लड़ने के लिए कहा जा सकता है। यदि राजे इस ऑफर को स्वीकार करती हैं तो उन्हें केंद्र में मंत्री पद भी दिया जा सकता है। ये संभावनाएं भी तेज है, लेकिन बहुत जरूरी यह है समझना कि वसुंधरा राजे सिंधिया दरअसल चाहती क्या है। क्योंकि अगर पूरा खाका देखें और जिस तरह का खाका मध्य प्रदेश और राजस्थान में बनाया गया, या फिर आप कह सकते हैं अगर पूरी कुंडली आप देखें शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे की, तो ये दोनों ही कुंडलियां आपको अलग नजर आएंगी। कैसे? शिवराज सिंह चौहान हमेशा आलाकमान की बात मानते रहे और जिस तरीके से लाडली बहन योजना लेकर के जब शिवराज आए तो मकसद यही था कि अगली बार भी जो है मध्य प्रदेश में दबदबा अगर किसी मंत्री का बने सीएम पद के लिए तो वो हो शिवराज सिंह चौहान। लेकिन आलाकमान ने संघ के से जुड़े व्यक्ति का नाम चुना और वहाँ पर सीएम पद जो है वो शिवराज की जगह यादव को दिया गया। डॉक्टर यादव वहां के मुख्यमंत्री बनाए गए। लेकिन अब इससे उलट राजस्थान की स्थिति है। राजस्थान की स्थिति इसलिए उलट है क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया वो पहले भी सांसद रह चुकी हैं और लेकिन बावजूद इसके उन्होंने राजस्थान को ही चुना क्योंकि कहीं ना कहीं राजस्थान में जो है दबदबा बनाना वो चाहती थी। मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको सुनवा देते हैं। म्यांमार को लेकर के जो जागृति आना चाहिए वो हमारे अपने धीरे धीरे सभी जगत में आई है और उम्मीद कर रहे हैं कि इस नाते से जो हमारा खास करके दुनिया के सबसे युवा देश भारत है और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी युवाओं को योग की शिक्षा मिले, उनको सभी संसाधन के साथ ये नई शिक्षा नीति में उनके जीवन का जो उद्देश्य है उसमें ये शिक्षा नीति डिग्री उनकी मदद करे। इस नाते से बहुत सारे काम हम प्रारंभ कर रहे हैं और एक दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय कि विद्यार्थियों को डिजी लाकर की जो सुविधा हमने कभी कैबिनेट में दी है, इसमें सभी प्रकार के दस्तावेजों का सुरक्षित एक तरह से रख करके जगह जगह को कागज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं दोनों कामों को लेकर के एग्जीक्यूशन को देख रहा हूँ और मैं आज जयपुर से आते टाइम मैंने इसलिए कहा कि मैं किसी भी जगह पर हमारे शासन की चलने वाली गतिविधियों को देखने की इच्छा और वो दिखाई दे, ऐसा एक स्वस्थ वातावरण बनाना चाहता हूँ। मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने इस महाविद्यालय के लोगों को सूचना दी और ये अपने ढंग से जो काम कर रहे हैं उससे लगा के सरकार की व्यवस्थाओं के साथ कदम से कदम मिला करके बड़ा सवाल है कि जो मंत्री पहले सीएम की पद पर थे यानी शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया, उनका क्या होगा? इतिहास क्या कहता है? इतिहास अगर शिवराज सिंह चौहान की देखें और अगर उनकी पूरी राजनीतिक उनके सफर को देखें तो आपको समझ आएगा कि आलाकमान जो फैसला कर रही है वो उसे पूरी तरीके से अपनाने के मूड में है। लेकिन क्या वसुंधरा राजे सिंधिया भी यही करेंगी? पहले भी सांसद रह चुकी हैं, उनके पास कई बार मौके थे कि वो केंद्र में आकर के मंत्री बने, लेकिन उन्होंने उस मौके को छोड़ा। इसकी असली वजह ये भी बताई जाती है कि उनके जो बेटे हैं वो सांसद हैं। अब ऐसे में अगर वसुंधरा राजे सिंधिया केंद्र में आकर के सरकार में मंत्री का पद पाती हैं और मंत्रिमंडल की सदस्य बनती हैं तो कहीं ना कहीं बेटे की जो जगह है वहाँ उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा या फिर बेटे को करना पड़ेगा। तो अब बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ राजस्थान को ही वसुंधरा राजे सिंधिया साधेंगी या फिर आलाकमान ने जो फैसला लिया है या जो ऑफर संभवतः वो वसुंधरा राजे को दे सकते हैं, क्या उसके लिए वसुंधरा राजे सिंधिया अग्री करती है? मंत्री या राज्यपाल, आलाकमान का क्या है प्लान? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो कुछ भी करते हैं स्ट्रैटेजी के तहत करते हैं। हमने आपको तमाम उन राज्यों का जिक्र भी करके बता दिया, जैसे कि कर्नाटक, जैसे कि गुजरात, जैसे कि हरियाणा, किस तर्ज पर उन्होंने वहां के मुख्यमंत्रियों को चुना। वही प्लान पूरी तरीके से बीजेपी अख्तियार कर रही है इन राज्यों में भी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ये इसी फॉर्मूला के तर्ज पर गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ते गए हैं और कहीं ना कहीं कहा यह भी जा रहा है कि ये जो मुख्यमंत्री चेहरे बनाए गए हैं इन तमाम राज्यों में, उसकी वजह ये भी कि ये कोर्स से जुड़े हुए हैं, संघ से भी जुड़े हुए हैं। इसलिए 2024 की रणनीति बनाने में कम से कम इन राज्यों में 60 से ज़्यादा सीटें हैं। इन तीनों राज्यों को अगर आप मिला लें तो आम चुनाव में इन सीटों का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहने वाला है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
कि इन राज्यों को साधा जा सके और संभवतः ये जो नए चेहरे बनाए गए हैं वो कोर से जुड़े हुए लोग हैं और कोर से जुड़े लोग होने की वजह से यानी स्थानीय लोगों के साथ इनका जुड़ाव काफ़ी हद तक होगा, क्योंकि ये या तो एक बार के विधायक है या 2 बार के विधायक। ऐसे में आम जन से जुड़ाव इनका ज़्यादा है, लेकिन फिर भी देखना दिलचस्प होगा क्योंकि आलाकमान बीजेपी क्या फैसला करती है ये तो सिर्फ शाह और मोदी की जोड़ी ही जानती है।